नमस्कार, डीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे अमेरिका में पाकिस्तान की बेइज्जती को, जानेंगे कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, देखेंगे ट्रंप के चौंकाने वाले दावे पर भारत सरकार का जवाब, बात करेंगे पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे की, बात करेंगे हिंदी को लेकर तमिलनाडु में चल रहे विरोध की, और आखिर में जानेंगे क्यों बढ़ी सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा की मुश्किलें। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। केएल राहुल ने ठुकराया आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी का ऑफर, चैंपियंस ट्रॉफी से लौटते ही लिया बड़ा फैसला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम का बदलेगा नाम, एनडीएमसी की अगली बैठक में प्रवेश वर्मा पेश करेंगे प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 89 करोड़ 84 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। यूपी के संभल में जामा मस्जिद वाले रास्ते से गुजरा रंग भरी एकादशी का जुलूस, आरती करते दिखे सीओ अनुज चौधरी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हुआ बड़ा हादसा, टेंट में आग लगने से उत्तर प्रदेश के 3 लोगों की जलकर मौत। वहीं झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में किया ढेर, राइफल छीनकर भागने की थी कोशिश। बिहार के आरा जिले में तनिष्क शोरूम में लूट के समय पुलिस को 30 कॉल, लेकिन नहीं मिली फिर भी मदद, अब 70% ज्वेलरी बरामद। भारत की जीत के जश्न में हुड़दंग करने वालों का मध्य प्रदेश पुलिस ने मुंडन कर निकाला युवकों का जुलूस, मोमोज वाले को पीटने वाला कांस्टेबल भी लाइन अटैच। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों की पुलिस से भिड़ंत, 7 जख्मी, एक्सप्रेस वे के लिए जबरन जमीन छीनने का लगाया आरोप। एक्ट्रेस रान्या राव पर वीआईपी प्रोटोकॉल का फायदा उठाने का आरोप, सौतेले पिता डीजीपी की भूमिका की भी होगी जांच, सोने की तस्करी में है अरेस्ट। गुजरात के कच्छ जिले में 11 मार्च को महसूस किए भूकंप के 2 झटके, घरों से बाहर निकल आए लोग। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने शर्म से झुकना पड़ा है। इस मुल्क की वापस इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल खबर यह है कि तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के एक राजदूत को अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई, उन्हें वहां से सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। ऐसा अमेरिका में ट्रंप शासन के लौटने के बाद से इमिग्रेशन में नियमों में हुई सख्ती के कारण हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के राजदूत के एहसान बगान तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त है। वह एक निजी यात्रा में अमेरिका जा रहे थे, वहां पर उनकी एंट्री तुरंत रोक दी गई। राजदूत के पास वैध वीजा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के मुताबिक एहसान बगान के पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन उन्हें फिर भी यूएसए में एंट्री नहीं दी गई। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने आश्चर्य और चिंता दोनों जाहिर की है। विदेश कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत एहसान बागन के यूएसए में अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों की ओर से डिपोर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि ये घटना डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग में हुई कुछ समस्या के कारण हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने घटना को लेकर लॉस एंजलिस में अपने वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया है और मामले की जांच करने का आदेश दिया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सचिव अमीना बलोच को भी इस घटना की जानकारी दी गई है। बता दें, एहसान बागन पाकिस्तान की विदेश सेवा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वह तुर्कमेनिस्तान में राजदूत के पद पर रहने से पहले काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में द्वितीय सचिव के रूप में काम करते थे।
भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाली है। फैसला ये कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होगा। ये फैसला काफी अहम होगा क्योंकि आने वाले महीनों में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने वाले हैं। चाहे वह मुख्यमंत्री हो या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के विकल्पों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हालांकि फिर भी चलिए अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों और बीजेपी के अंदर चल रहे कारकों को समझते हैं। जी किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, डी पुरंदेश्वरी, बनाथी श्रीनिवासन या कोई अनजान सा चेहरा। इन संभावित नामों पर चर्चा करने से पहले चलिए इनके पीछे के एक्स फैक्टर को समझते हैं। पहला फैक्टर तो क्षेत्र का है। ये शायद इस बार सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि पार्टी तमिलनाडु और केरल के दो महत्वपूर्ण दक्षिणी मुकाबले में एक साल से भी कम समय में प्रवेश करेगी। तो क्या इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से होगा? वहीं बीजेपी के पास कभी भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रही है। मोदी सरकार ने पहले महिला आरक्षक विधेयक लाया, फिर इसने दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री भी दी है। तो क्या पार्टी आखिरकार एक महिला के साथ इस वादा को तोड़ेगी? इसके अलावा तीसरा फैक्टर निष्ठा और संगठनात्मक अनुभव माना जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के नट बोल्ट को जानता हो, जिसने महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले में अपनी योग्यता साबित की हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भरोसेमंद हो। इसके अलावा चौथा फैक्टर आरएसएस की मंजूरी। भाजपा की विचारधारात्मक संस्था जिसने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पार्टी को जीत दिलाने में मदद की है और मुख्यमंत्री के चयन में अपनी बात रखी है। बता दें, मंजूरी भाजपा अध्यक्ष के अंतिम चयन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत अपने टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इसको लेकर बातचीत जारी है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सोमवार को संसदीय समिति को इस बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बर्थवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों के बारे में विदेश मामलों की संसदीय समिति को बताया कि भारत अपने शुल्क को काफी कम करने के लिए सहमत हो गया है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने चीन और यूरोप से संबंधित घटनाक्रम के बारे में संसदीय समिति को जानकारी दी। भारत के सीमा शुल्क कम करने पर सहमति जताए जाने वाले ट्रंप के दावे पर कई सांसदों ने चिंता जताई। इस पर वाणिज्य सचिव ने कहा कि कोई व्यक्ति इन दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है। उन्होंने संसदीय समिति को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क के मोर्चे पर किसी भी तरह की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। इस दौरान कई सांसदों ने बर्थवाल से अमेरिका भारत व्यापार वार्ता पर सवाल पूछा। बर्थवाल ने संसदीय समिति से कहा कि व्यापार वार्ता के दौरान भारत के हितों का ध्यान रखा जाएगा। भारत मुक्त व्यापार के पक्ष में है और व्यापार का उदारीकरण चाहता है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वाणिज्य सचिव ने कहा कि टैरिफ वॉर छिड़ने से अमेरिका समेत किसी को भी लाभ नहीं होगा और ये मंदी की आहत दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। ये उनकी राजकीय यात्रा है। उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति धरम गोखुल से मुलाकात की है। पीएम ने राष्ट्रपति धरम और उनकी पत्नी को गिफ्ट भी दिए हैं। इससे पहले पीएम मोदी मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पोर्ट लुइस के एयरपोर्ट पर उतरे। यहाँ मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर पीएम होटल पहुंचे। मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। पीएम मोदी कल मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार जताया। इस विजिट में पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। आपको बता दें, साल 2015 के बाद भारतीय पीएम की यह दूसरी मॉरिशस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आर्मी
आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेगी। पीएम मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर चर्चा होगी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से लागू त्रिभाषा फॉर्मूले का तमिलनाडु में शुरू हुआ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर डीएमके के सांसदों ने सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में विरोध जताया, तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने एक बयान के लिए माफी तक मांगनी पड़ गई। डीएमके का कहना है कि त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए हिंदी को तमिलनाडु में थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने भी डीएमके की ही भाषा बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि तमिलनाडु में 2 ही भाषाएं पर्याप्त है, वहां तीसरी भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता और सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि तमिलनाडु का रुख स्पष्ट है कि 2 भाषा का फॉर्मूला पर्याप्त है। तमिल भाषा हमारी पहचान है और मातृभाषा है। इंग्लिश इसीलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया से संपर्क उसके माध्यम से हो सकता है। साइंस और कॉमर्स को समझने के लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तीसरी अनिवार्य भाषा की जरूरत नहीं। मंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, लेकिन माफी भी मांगनी होगी। कार्ति चिदम्बरम के इस रुख से साफ है कि कांग्रेस भी भाषा विवाद में डीएमके का ही रुख अपनाएगी। तमिलनाडु में हिंदी बनाम तमिल का मसला खड़ा हो गया है और डीएमके को लगता है कि इसके जरिए वह आसानी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीत सकती है। भाषा का मसला तमिलनाडु में संवेदनशील विषय है। ऐसे में ये मसला भाजपा के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर पहले तमिलनाडु की ओर से सहमति जताई गई थी। इसी के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे शामिल किया गया था, लेकिन बाद में तमिलनाडु सरकार का रुख पलट गया। वहीं डीएमके का कहना है कि उसकी ओर से ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया था। वहीं बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ कर्नाटक भूमि अधिग्रहण निषेध अधिनियम 2011 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के पूर्व नेता और भ्रष्टाचार निरोधक फोरम के अध्यक्ष एन.आर. रमेश ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण निषेध विशेष अदालत के समक्ष दायर किया। यह मामला बेंगलुरु में 12 करोड़ 35 लाख रुपए आरक्षित वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे से संबंधित है। रमेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ये यहाँ के जरा कामवादे कवल में स्थित इस भूमि का सरकारी मूल्यांकन 150 करोड़ रुपए से अधिक है और इसका बाजार मूल्य 300 रुपए करोड़ से भी अधिक है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आरोपियों ने पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी 2011 से भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखा है। रमेश ने आरोप लगाया कि आरोपी दुर्लभ औषधीय पौधों की खेती और बिक्री से सालाना 5 से 6 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक भूमि हड़पने और निषेध अधिनियम 2011 के तहत सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जावेद अख्तर, कर्नाटक के वन और पर्यावरण विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग के अधिकारी आर.के. सिंह, संजय मोहन, एन. रविंद्र कुमार और एस.एस. रविशंकर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि 24 फरवरी को लोकायुक्त और प्रवर्तन निर्देशालय को घोटाले के संबंध में सहायक दस्तावेजों के साथ शिकायतें सौंपी गई। अब भूमि अधिग्रहण निषेध विशेष न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दूरसंचार विभाग के सलाहकार के रूप में काम किया। वहीं बता दें कि वे ओवरसीज कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।